नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, सुख और समृद्धि दे। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। हिंदी में इसे शब्द भेद कहते हैं। आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कभी न कभी तो सुने ही होंगे कि ये क्या वाला है यार। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। यूँ समझ लीजिए कि ये अंग्रेजी सीखने की पहली सीढ़ी है, पहली क्लास ही है। हम दुनिया में जो भी बातें करते हैं किसी भी भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, उर्दू, सब में पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को ही जोड़ जोड़ कर हम कोई वाक्य बनाते हैं। तो अगर इसको सीख लिया आपने तो आधे से ज़्यादा अंग्रेजी के नियम तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। और आगे चल के जब हम टेंस भी सीखेंगे तो इसको जाने बिना टेंस भी नहीं हमको समझ में आएगा। तो ये बहुत आसान है, इसे जानबूझकर हौवा बनाया गया है। आज मैं आपको इतनी मक्खन तरीके से आपको बताने वाला हूँ, एक एक बारीकी बताने वाला हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच को निचोड़ कर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ कि आप लोग को आगे चल के कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषण के भाग कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसका प्रयोग अलग अलग तरह के शब्दों को मिलाकर एक पूर्ण वाक्य बनाने में किया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को अपने विचार या अपनी बात किसी दूसरे को बतानी हो या लिखकर पहुंचाने हो तो पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करके ही वाक्यों को लिखना पड़ता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में शब्दों को मुख्यतः 8 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मैंने बताया ना, इन्हीं 8 प्रकारों के अंदर से ही वाक्य बनते हैं और इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। तो इसका पहला भाग क्या है? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाम। नाम, इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, जो भी मनुष्य जाति अपनी सुविधा के लिए नाम दे दी है किसी को, वो संज्ञा कहलाएगी। चाहे कुछ भी हो, पर्वत, पहाड़, नदी, नाला, अमेरिका, यूरोप, दुख, सुख, ये सारे संज्ञा कहलाएंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अभिव्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्सप्रेशन, इमोशंस, जितने भी नाम हैं इनके, वो सब संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लेता हूँ, राजेश ब्रॉट अ स्टोरी बुक फ्रॉम द सिटी। राजेश, ब्रॉट मतलब लाया, मतलब एक, स्टोरी बुक कहानी की किताब, फ्रॉम मतलब से, द सिटी शहर से एक कहानी की किताब लाया। अगर हम इसमें नाउन को पहचानते हैं तो इसमें नाउन, ये राजेश किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है ना, ये पर्सन। उसके बाद स्टोरी मतलब कहानी। कहानी भी हम नाम दिए हैं एक अपने अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को जो है उसको भी हम कहानी, तो ये भी नाम ही हुआ, तो ये नाउन हो गया। बुक किताब, वस्तु का नाम है ही है, थिंग्स। फ्रॉम द सिटी शहर, शहर भी नाम ही है, किसी भी स्थान का नाम, प्लेस का नाम। तो यहाँ पे राजेश, स्टोरी, बुक, सिटी, ये 4 नाउन हैं इस वाक्य में, इस सेंटेंस में। ठीक। तो पर्सन, पर्सन कोई व्यक्ति हो गया। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का नाम ले लीजिए, उनके जो प्रोफेशन है उनका नाम ले लीजिए, वो सारे नाउन हैं। जैसे राजेश साइंटिस्ट, लीडर, चाइल्ड, डॉक्टर, इंजीनियर। फिर प्लेस, प्लेस मतलब स्थान। दुनिया के जितने भी स्थान हैं, स्थान सूचक शब्द हैं, वो सारे नाउन संज्ञा हैं। जैसे सिटी मतलब शहर, फॉरेस्ट जंगल, मुंबई, अमेरिका, ईस्ट, ये भी दिशा सूचक है, ये जगह को बताता है कि ये पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है दक्षिण है। ये सारे प्लेस, प्लेस से संबंधित जितने भी है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, राजेश, रमेश, सुरेश, पिंकी, चिंकी, मिंकी, जितने भी हैं, अमेरिका, यूरोप, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सारे नाउन्स कहलाएंगे। थिंग्स, वस्तु में दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, थिंग्स जो भी आपके दिमाग में है, आसपास में जो देख रहे हैं, वो सारे नाउन कहलाएंगे। बुक, स्पून, राइस, वैन, चेयर, पेन, टेबल, जितने भी दिख रहे हैं ना, वो सारे थिंग्स, वस्तुएं, वो नाउन कहलाएंगे। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति मतलब हो गया, आप किसी को अगर आपको बताना है तो शब्दों में
कोई एक्सप्रेस करके अपनी भावनाओं को बताएंगे कैसे, गाने के जरिए अगर बता रहे हैं, सॉन्ग हो गया, कविता के माध्यम से, पोयम, ड्रामा, नाटक, स्टोरी, कहानी के माध्यम से अपनी जीवनी बता रहे हैं, तो वो अपने उद्गार जब निकालते हैं ना, अपनी भड़ास एक तरह से निकालते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उस शब्द को जो नाम दिया गया है वो भी नाउन में कहलाएगा, नाउन ही कहलाएगा। फिर इमोशंस, अपनी भावना प्रदर्शित करना, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डर जो है, गुस्सा या ईर्ष्या, जलन हो गया ना, ईगो, अहम, ये हमारी भावनाएं हैं किसी दूसरे के प्रति। हम कैसे देखते हैं, घृणा से देखते हैं, नफरत से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, या जो भी, तो ये जो शब्द है ना, घृणा, नफरत, प्यार, जलन, ये सारे भाव हैं, इनको भी कोई ना कोई तो नाम ही हमने ही दिया है, तो वो भी नाउन कहलाएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो कॉमन नाउन है ही है, लेकिन जो एक्सप्रेशन, इमोशंस या क्वालिटी या संख्यावाचक जो है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये बहुत डीप में है, तो उस चीज़ पे नहीं जाते हैं ना, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना, नाउन के साथ साथ ये वर्ब्स भी हैं और कोई एडजेक्टिव भी रहते हैं, है ना। तो ये हर जगह, जैसे अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, दीपक लव्स एनिमल, यहाँ पे दीपक नाउन है, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। अब लव्स जो है ना, वो यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है इसको। दीपक प्यार करता है जानवरों से, एनिमल भी नाम ही है जानवरों का, जानवर, तो ये नाउन है। ये दो चीज़ तो एकदम कन्फर्म है कि नाउन है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो यहाँ पे दीपक जानवरों से प्यार करता है, ये वर्ब की तरह हमने इसके पीछे पढ़ा। वहीं पे हम इसे दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं, दीपक को जानवरों से प्यार है, ये यहाँ पे नाउन की तरह हमने इसे इस्तेमाल किया। ठीक, तो आप इतना ध्यान रखिए, पर्सन, प्लेस और थिंग दिमाग में रखिएगा कि ये संज्ञा है। बाकी संज्ञा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी और एक साथ होती हैं, तो वो आगे चल के आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम, अब इसकी परिभाषा क्या है, नाउन के स्थान पर उसके बदले में जिन दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब सिंपल है, हमने नाम दे दिया है किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का, अब बार बार अगर उसका नाम हम रिपीट करेंगे तो इरिटेटिंग लगता है। तो एक बार नाम ले लिए, उसके बाद कोई शब्द हमने बनाया है, वो शब्द ही उसकी जगह पे हम बार बार बोलते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो वो प्रोनाउन कितने हैं, क्या हैं, ये जो सबसे कॉमन जो प्रोनाउन है वो मैं लिख कर लाया हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये सब प्रोनाउन है। आई मतलब मैं होता है, माई मेरा, मी मतलब मुझे, माइन मेरा ही पॉजेसिव सेंटेंस है, ये मतलब अधिकार कि ये मेरा ही है। फिर वी मतलब हम, आवर मतलब हमारा, अस हमें, आवर्स हमारा ही। यू मतलब होता है तुम, योर तुम्हारा, योर सेल्फ तुम्हारा ही, तुम्हारा स्वयं का ही ये है। फिर उसके बाद माई सेल्फ मेरा स्वयं का, आवर सेल्फ हमारे स्वयं के। ये जो आवर सेल्व्स हैं, सेल्व्स, ये इसका बहुवचन है। बहुवचन जब हम प्लूरल नंबर बनाते हैं तो एफ की जगह एफ हट के VES लग जाता है, सेल्स हो जाता है, आवर सेल्स। ही मतलब वह, लड़कों के लिए अगर हम संकेत करते हैं, इशारों से बात करते हैं कि वह है, तो वह लड़का है तो ही, अगर वह लड़की है तो सी। किसी लड़की के नाम की जगह पे अगर हमको प्रोनाउन इस्तेमाल करना तो सी लिखेंगे, और लड़के के नाम की जगह अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना तो ही लिखेंगे। इट जो है ये न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोनाउन। अब इसके बाद हिज मतलब होता है उसका, हर मतलब उसकी। लड़के के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका, लड़की के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोनाउन तो उसकी। फिर यहाँ पे है हिम मतलब उसे, दोनों के लिए। दे मतलब वे, देम उन्हें, दीर उनका, दीज ये, दोज ये भी प्लूरल है, वो लोग, है ना, दोज पीपल, तो वो। दाई मतलब तेरा, दाइन तेरा ही, इसका पॉजेसिव सेंटेंस है, दाइन मतलब तेरा ही है ये।
हिमसेल्फ वह स्वयं, देमसेल्व्स वे स्वयं। तो ये सारे प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे अब कुछ इसी से संबंधित मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। देखिए, रोहन हैजंट कम, ही इज इल। रोहन हैज नॉट कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ लगता है और क्रिया का तीसरा रूप कम, केम, कम। तो कम का तीसरा रूप भी कम ही कहलाता है। तो रोहन नहीं आया, ही जो शब्द लगा है किसके जगह पे लगा है? रोहन की जगह पे। तो ही इज इल, तो यहाँ पे जो ही है ये रोहन की जगह पे लगा है, इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। हम ऐसे भी बोल सकते थे रोहन हैजंट कम, रोहन इज इल, तो थोड़ा अजीब लगता। तो और ये जो है ना, एक जब हम किसी शब्द को शॉर्ट बनाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म। दूसरा है मिनी वर्कड हार्ड, सी गॉट गुड मार्क्स। मिनी वर्कड हार्ड मतलब कि कठिन परिश्रम की, बहुत कठिन परिश्रम की, वह गॉट प्राप्त की, पाई, गेट मतलब पाना, गॉट दूसरा रूप है तो प्राप्त की, गुड अच्छे नंबर। तो यहाँ पे जो सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सी वर्ड का, वो मिनी की जगह है। मिनी एक लड़की है तो लड़की के लिए सी का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पे तीसरा है गर्ल्स वेयर नॉट सिंगिंग, दे वर डांसिंग। गर्ल्स लड़कियां, वर थी, बहुवचन के लिए वर लगता है और एक वचन के लिए वाज। ये भी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, कि यहाँ पे सिंग के बाद क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है, वर्ब में आईएनजी जुड़ता है और वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग, दे वर डांसिंग, वे क्या कर रही थी? नाच रही थी। वो गा नहीं रही थी, नाच रही थी। तो यहाँ पे दे शब्द जो है, दे वर्ड, ये गर्ल्स की जगह पे लगा हुआ है। नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन लगा है वो दे है। तो अब उदाहरण से क्लियर हो गया। अब आते हैं, चलिए बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण नाम से ही जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये विशेषता बतला रही है। किसकी विशेषता बतलाती है? नाउन या प्रोनाउन की। हम इसको पढ़ते हैं। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, यानी उसके रंग, रूप, गुण, दोष, संख्या आदि का वर्णन करता है। वो एक तरह से ये मानिए कि जो नाउन और प्रोनाउन है उसमें और ऐड करता है कुछ शब्द को, उसका बखान करने के लिए, उसका और डिटेल देने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, पूजा इज अ टॉल गर्ल। पूजा है एक टॉल, लंबी गर्ल, वो लड़की तो है। पूजा जो है वो लड़की तो है, लेकिन वो कैसी लड़की है? लंबी लड़की है, एक लंबी लड़की है। तो यहाँ पे जो टॉल लगा ना, वो इसकी विशेषता, पूजा की विशेषता बतलाई कि वो लंबी है। तो यानी कि ये संज्ञा की विशेषता बतलाई, नाउन की विशेषता बतलाई। दूसरा, दे आर ब्रेव बॉयज। वे ये प्रोनाउन है, आर मतलब है, ये कोवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ब्रेव जो है ना वो बॉयज, उन लड़कों की विशेषता बतला रहा, वो संज्ञा की विशेषता बतला रहा। तो वो ब्रेव मतलब बहादुर, वे बहादुर लड़के हैं। वो लड़के तो हैं लेकिन कैसे हैं? बहादुर हैं। तो बहादुर, उसको और डिस्क्राइब किया उन लड़कों को, तो हम उन लड़कों के बारे में और अच्छी तरह से जान सके। तीसरा है, मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। लड़के एब्सेंट हैं आज, लड़के आज अनुपस्थित हैं। लेकिन कितने लड़के? एक की, दो की, चार, मैनी बहुत सारे, बहुत से लड़के एब्सेंट हैं। तो उन लड़कों की विशेषता क्या थी कि वो बहुत सारे हैं। तो मैनी जो है ये हुआ, तो ये संख्या बताया। तो आप समझ गए कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब आते हैं वर्ब में। वर्ब मतलब क्रिया होता है। क्रिया ये मेन चीज़ है। मतलब अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच ले लें, ग्रामर ले लें, टेंस ले लें, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वर्ब्स हैं।
वह शब्द जो किसी कर्ता या उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की अवस्था का वर्णन या संकेत करता है तो उसे वर्ब कहते हैं, वर्ब कहलाता है। मतलब समझ में आ गया होगा कि जो शब्द किसी कर्ता के द्वारा जो कोई कार्य किया जा रहा है ना, उसका वर्णन कर रहा है, या उस किस अवस्था में वो कार्य हो रहा है, वो क्या काम कर रहा है, उसका जो वर्णन करता है उसको वर्ब कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे मीना लुक्स ब्यूटीफुल, मीना सुंदर दिखती है। तो ये जो है ये लुक्स, लुक मतलब देखना, लुक्स मतलब दिखती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के साथ, वर्ब के साथ यस या यस जुड़ जाता है जब कर्ता एक वचन में, सब्जेक्ट। मीना यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो एक वचन में है, अकेली है, तो दिखती है, क्या दिखती है? ब्यूटीफुल, सुंदर दिखती है। ठीक, वर्ब मतलब हम कोई भी शब्द, आप सोचिए रोना धोना, ना जैसे खत्म हुआ तो ज़्यादातर शब्द को वर्ब ही कहा जाता है। रोना धोना, लिखना पढ़ना, उठना खाना बैठना, जागना भागना, कमाना पढ़ना, मारना पीटना, रुकना, सारे चीज़ ये जो भी काम हो रहे हैं ना, ऐसे उस शब्द से ऐसा लग रहा है कोई काम होने का आभास होता है, उसे वर्ब कहते हैं। ये सिंपल सा एक है लॉजिक। द लायन किल्ड द गॉड, शेर ने बकरी को मार डाला। शेर ने, लायन और शेर, मार डाला। किल्ड मार डाला, किल मतलब मारना, इसमें जो है ईडी लगा है, पास्ट रूप है, तो मार डाला किसको? बकरी को। तो इसने अवस्था बताई, ये शब्द जो है एक अवस्था बताई कि मार डाला बकरी को, तो ये वर्ब कहलाया। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही है। ठीक ना, मेरी माँ इज़ मतलब है, पका रही है, ये जो है कुकिंग मतलब पका रही, कुक मतलब पकाना, इसमें आईएनजी जुड़ गया तो रही, कुकिंग पका रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फूड मतलब खाना पका रही है, तो माँ क्या कर रही है? खाना पका रही है, पका रही है। तो ये क्रिया की बात कर रहा है, वो काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? पका रही, पकाने का काम कर रही है। ठीक, फिर एक और है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वे, दे मतलब वे, वर मतलब थे, प्लेइंग खेल रहे, क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो वे क्या कार्य कर रहे थे? वो क्या काम कर रहे थे? प्लेइंग, खेल रहे थे। अब क्या खेल रहे थे? किस चीज़, किस पे कर्म हो रहा था? ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैं इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के रूल्स को भी बताऊंगा आगे चल के। पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस पे कर्म होता है ना, काम किया जाता है, क्रिकेट पे वो काम हो रहा था ना खेलने का, तो एक कर्म हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो काम हो रहा था, जो क्रिया हो रही थी, प्लेइंग वाली क्रिया हो रही थी, यहाँ कुकिंग वाली क्रिया हो रही थी, यहाँ मारने की क्रिया हो रही थी, यहाँ दिखने की क्रिया हो रही थी, दिखती है। तो अब वर्ब के बारे में तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और है, ये तो मेन वर्ब्स हो गए। ठीक, मेन वर्ब्स हैं। बाकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो वर्ब की स्थिति को और ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो काम हो रही है, जो क्रिया हो रही है, ये कौन से समय में हो रही है, कब हो रही है, ये घटना कब घट रही है, काम कब हो रहा है, ये हेल्प करता है। इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब का जो हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब, यानी को वर्ब, यानी कि इसका सहायक होगी। जैसे इज़ मतलब है, आर एम, हैज़ हैव हैड डू डज वाज वर विल शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसको अलग से मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से, इस पूरे डिटेल से इसको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज तो देखेंगे ही अंत तक, लेकिन कल या परसों जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ही रहेगा। फिर पांचवा है ऐड वर्ब। ऐड वर्ब मतलब वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया में ऐड करने का। ये तो आधा आपको पहले से ही पता चल गया कि ये क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बतलाएगा या एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाएगा ये एडवर्ब। ठीक, इसका देखते हैं परिभाषा। वे शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता, जैसे कोई क्रिया कब
यानी व्हेन, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, ये समय बताता है और ये स्थिति परिस्थिति बताता है। तो ये इससे क्या होता है, कार्य को और हम डिटेल में जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे वो क्रिया हो रही है। तो ये तो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। कभी कभी जो एडजेक्टिव होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उस विशेषता की भी विशेषता बतला देता है। बताइए, जैसे उदाहरण से और आपको क्लियर हो जाएगा। राम केम हियर एस्टरडे। तो राम जो है वो हो गया नाउन, केम मतलब आए, कहाँ से आए, यहाँ, हियर, राम यहाँ आए, एस्टरडे यानी कि कल। राम तो आया लेकिन कब आया, कल आया। तो व्हेन मतलब कब आया। तो इसकी जो है आने की जो विशेषता है कि वो कल आया। तो ये जो है ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है। ठीक ना, ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है कि वो कल आया। इट इज रेनिंग आउटसाइड। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है, वेयर, कहाँ हो रही है वर्षा। तो उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कौन किया, ये शब्द आउटसाइड। तो ये जो आउटसाइड शब्द है, यस्टरडे शब्द है, वो एडवर्ब कहलाए। ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है ना। इसी तरह द गर्ल वाज क्राइंग लाउडली। लड़की रो रही थी, लड़की रो रही थी, लेकिन कैसे रो रही थी, हाउ। तो वो लाउडली रो रही थी, तेज रो रही थी। तो हमें और ज़्यादा समझने को मिला कि अच्छा, लड़की रो तो रही थी लेकिन वो धीमा रो रही थी कि तेज रो रही थी कि चुप हो गई थी। तो वो तेज रो रही थी। तो ये जो लाउडली शब्द है वो क्रिया की विशेषता बतलाया, रोने की विशेषता बतलाया। ठीक ना। सुधीर रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखिएगा ना, सुधीर तो दौड़ता है, सुधीर दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। हाउ, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। अब ये जो फास्ट है ये तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ उस विशेषता की भी विशेषता और बतला दिया कि ये वेरी, बहुत फास्ट दौड़ रहा है ना। कम फास्ट, ज़्यादा फास्ट, तो ज़्यादा फास्ट। तो ये डबल विशेषताएं हो गई। तो ये अपनी खुद की विशेषता भी और डिटेल में बता देता है। तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, खुद एडवर्ब की भी विशेषता वो बता देगा। एडवर्ब की भी विशेषता बता दिया। तो ये एडवर्ब की विशेषता क्या है, वेरी। अब समझ में आ गया आपको। अब आइए चलते हैं आगे। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये ऐसे शब्द होंगे जो दो लोगों के बीच में संबंध बताने का कार्य करते होंगे। तो जैसे प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाला एक ऐसा शब्द है, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं ज़्यादातर, जो यह बताता है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के संबंध में कब, कहाँ और कैसे है। यानी ये शब्द समय, स्थान और स्थिति के बारे में बताता है। ठीक ना, वो संबंध बताता है नाउन या प्रोनाउन के साथ कि ये किस समय में है, कहाँ पे है, ऊपर कि नीचे कि आगे पीछे, कि स्थिति, किस स्थिति में है, खड़ा है कि बैठा है कि सोया है। तो ये चीज़ बताता है। उदाहरण से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। द बॉय रैन आफ्टर द बॉल। ठीक, तो द बॉय लड़का, रैन जो है वो रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा। कहाँ दौड़ा, आफ्टर द बॉल, बॉल के पीछे, आफ्टर मतलब पीछे, बॉल के पीछे दौड़ा। तो ये जो आफ्टर शब्द है ये इस लड़के का और इस बॉल का संबंध बताया यहाँ पे कि लड़का और बॉल के बीच में क्या संबंध है, कि वो पीछे दौड़ रहा है बॉल के। ठीक, अ लिटिल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री। एक छोटी लड़की, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी हुई है, अंडर मतलब नीचे, अ ट्री पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। तो ये जो अंडर शब्द है ये इस लड़की और इस पेड़ के बीच एक संबंध बताई कि वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। ठीक, इसी तरह द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक यानी किताब, इज मतलब है,
ऑन मतलब पर, ऊपर, द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो ये जो ऑन शब्द है ये किताब का और मेज का जो टेबल है ये दोनों का संबंध बताया कि ये कहाँ पे है, ऑन, ऊपर में है। स्थिति बताया ना कि ये किताब जो है टेबल के ऊपर है। तो आफ्टर, अंडर, ऑन ये जो शब्द हैं जो जो दो नाउन या प्रोनाउन की जो संबंध बताते हैं एक दूसरे के बीच में, जोड़ते हैं एक तरह से, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे और भी कॉमन प्रीपोजिशन है, जैसे इन, एट, ऑन। इन मतलब में, एट मतलब पर, ऑन मतलब ऊपर, ऑफ मतलब का, इनटू मतलब में, फॉर के लिए, फ्रॉम मतलब से, बाय द्वारा, टू मतलब को, विथ मतलब साथ में। ये शब्द हैं जो इंग्लिश में सबसे आम प्रीपोजिशन है। ठीक ना। अब आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन समुच्चयबोधक या संयोजक या कनेक्टर इसे बोलते हैं, दो शब्दों को जोड़ता है। वो संबंध बता रहा था प्रेपोजिशन, और ये दो शब्दों को जो, दो वाक्यों को भी जोड़ देता है। शब्दों को तो छोड़िए, दो वाक्यों को भी जोड़ देता है कभी कभी। तो संयोजक वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों या वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। दो अलग अलग वाक्यों या अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ने वाले जो बीच में जो वर्ड होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या संयोजक या कनेक्टर या कंजक्शन बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। यहाँ पे दो वाक्य हैं, राम वर्क हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है, वह फेल हो गया। ये दोनों कौन जोड़ा, बट मतलब लेकिन। राम ने कड़ी मेहनत की लेकिन वो असफल रहा, वो फेल हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो बट है वो इन दोनों को जोड़ा तो उसे कंजक्शन कहते हैं, कहेंगे। पूजा एंड पिंकी आर गुड फ्रेंड्स। पूजा और पिंकी दो नाउन्स को ये कनेक्ट किया, जोड़ दिया, किसके माध्यम से, एंड के माध्यम से। तो ये यहाँ पे कंजक्शन हो गया। ठीक, पूजा और पिंकी अच्छे दोस्त हैं। द बेबी वॉज क्राइंग, एक वाक्य हो गया, एक सेंटेंस हो गया कि बेबी रो रही थी। दूसरा सेंटेंस है इट वॉज हंग्री, यह भूखी थी। ठीक, बेबी रो रही थी या भूखी थी। तो यहाँ पे जो बीच में इन दोनों शब्दों को एक जगह लाया वो शब्द है बिकॉज। बिकॉज, तो बिकॉज जो शब्द है यानी क्योंकि, वो शब्द कंजक्शन कह रहा है। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखी थी इसलिए वो रो रही थी या वो रो रहा था बच्चा। इसी प्रकार के और भी कंजक्शन हैं जो आम है इंग्लिश में, जैसे दैट, दैट मतलब कि, जो कि, वह, बहुत सारे शब्द इससे मिलकर बनते हैं। सो, सो मतलब इसलिए, और मतलब या, एज मतलब जैसे, देन, इफ, अदरवाइज, स्टिल, देयरफॉर मतलब इसलिए, स्टिल मतलब अभी भी, अदरवाइज मतलब अन्यथा, सो दैट ताकि, सो दैट मतलब ताकि, सिंस आदि शब्द इंग्लिश में सबसे आम कंजक्शन है। तो इसको रट लीजिए, बहुत इजी है, आसान है रटने में। अब आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतिम भाग में जिसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन सबसे सरल हिस्सा है पार्ट ऑफ स्पीच का। इसको उदाहरण से समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक, यानी अचंभित कर देने वाला, या कुछ चीज़ एकाएक देख लेने के बाद जो हमारे मुंह से निकलता है ना, वो इंटरजेक्शन होता है। ज़्यादातर इंटरजेक्शन एक शब्द या वाक्यांश है, ये वाक्यांश ही है जो व्याकरणीय रूप से अपने आसपास के शब्दों से स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं होता है उस सेंटेंस से इसका। ये अलग से एक शब्द हम डाल देते हैं किसी भी वाक्य के पहले, और मुख्य रूप से अर्थ के बजाय अचानक या गहरी भावना व्यक्त करता है। मैंने बताया ना कि अचानक खुशी, गम, दुख या उल्लास कुछ भी हुआ तो जो शब्द मुंह से निकलता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग वाक्य के सबसे शुरू में होता है। ठीक, जैसे कभी भी आपने देखा होगा, जैसे कहीं हुर्रा होता है ना, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हमने मैच जीत लिया, ओह ओह भगवान, ओह नहीं बोलते, जब दुखी हो गया कोई तो मुंह से होता ओह वेरी बैड। वाव, वाव शब्द मतलब बहुत खूब
ये किसी भी चीज़ को देख के वो सैफ अली की तरह निकलता ना, वाह। बहुत लोग वाह वी हैव वॉन द मैच ऐसे करते हैं, तो वाह यू हैव डन इट, अरे तुमने ये कर दिखाया, कर लिया, ये सब। वेल वेल मतलब था खैर, जैसे बोलते हैं ना खैर अब चलते हैं, तो वेल वी शुड लीव नाउ, इस टाइप का। उफ चोट लग गई, तो हाय पता है, हाय या आउच जो निकला मुँह से, अलास, अलास मतलब वो दुखी होना, मतलब कोई डेथ हो गया तो वेरी सैड। तो ये शब्द जो है ये इंटरजेक्शन है, तो ये वाक्यों की खूबसूरती को बढ़ा देता है ये शब्द। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी समझाने का प्रयास किया आपको वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आएगा तो इस वीडियो को आप एक से ज़्यादा बार देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और बहुत ही सरल है ये, कोई हवा नहीं है। इसको समझ गए आगे टेंस बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा। और सेंटेंस तो आप यूं चुटकियों में बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंस बनाने भी आपको मैं सिखाऊंगा, और फिर बाद में मैं स्टोरी तो लेकर आता ही रहूँगा। आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो आपको? अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।